सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अदर क्लास ऑफ एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ। दोस्तों, इस समय हम एयरपोर्ट सिक्योरिटी प्रोग्राम को डिस्कस कर रहे हैं और पिछली क्लास में हमने एयरपोर्ट सिक्योरिटी प्रोग्राम के कई सारे पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि एयरपोर्ट पर जो भी पैसेंजर आते हैं और जो भी क्रू मेंबर्स आते हैं, यानी कि एयरपोर्ट पर जो एयरलाइंस होती हैं उनके जो क्रू मेंबर्स होते हैं उनकी स्क्रीनिंग किस तरीके से की जाती है। इसके साथ ही हमने ये पढ़ा था स्क्रीनिंग ऑफ गुड्स फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, यानी कि एयरपोर्ट पर जो भी सामान लाए जाते हैं, फिर चाहे वो सेल करने के लिए लाए जाएं या फिर डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बांटने के लिए लाए जाएं, उन सामानों की स्क्रीनिंग किस तरीके से की जाती है। इसके साथ ही हमने पढ़ा था कि अगर एयरपोर्ट पर कोई सस्पेक्टेड आइटम पकड़ा जाता है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, यानी कि क्या प्रोसेस होगा उस सामान के निदान के लिए। और इसके साथ ही हमने पढ़ा था कि अगर एयरपोर्ट पर कोई भी अनक्लेम्ड या फिर अनआइडेंटिफाइड प्रोडक्ट मिलता है, कोई ऐसा सामान मिलता है जो लावारिस है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा। इन चारों पॉइंट्स के बारे में हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम एयर कार्गो एंड मेल के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे कि एयर कार्गो एंड मेल जब किसी एयर साइड एरिया में एंटर करता है तो उसके एक्सेस का क्या तरीका होता है और एयर साइड एरिया में एंट्री करने के बाद उसका प्रोटेक्शन किस तरीके से किया जाता है। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी ऑफ कैटरिंग्स के बारे में और सिक्योरिटी ऑफ स्टोर्स के बारे में, यानी कि एयरपोर्ट पर फूड प्रोवाइड करने के लिए, भोजन प्रोवाइड करने के लिए जो भी कैटरिंग की सुविधा होती है और जो स्टोर वाले होते हैं, जो दुकान वाले होते हैं, उनको किस तरीके से सिक्योरिटी दी जाती है, किस तरीके से उनकी सुरक्षा की जाती है। इन तीनों पॉइंट्स के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास का हमारा पहला पॉइंट है एयर कार्गो एंड मेल, और एयर कार्गो एंड मेल का पहला पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सेक्शन 4.52। द NCASP should stipulate which entities have responsibility for ensuring the security of air cargo and define those responsibilities. This policy statement should be reproduced in the section. Normally, the policy will distinguish among the supply chain security measures that may be implemented through a regulated agent program, the responsibilities of the commercial air transport operator, the responsibilities of the cargo terminal operator, and the responsibilities of the airport operator. इसका मतलब यह है कि NCASP को उन एंटिटीज के बारे में बताना चाहिए जो एयर कार्गो की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी डिफाइन करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जो फर्स्ट लाइन है हमारा, द NCASP शुड स्टिपुलेट विच एंटिटीज हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ एयर कार्गो, यानी कि एयर कार्गो की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस एंटिटी की होती है, किस ऑर्गेनाइजेशन की होती है, उसके बारे में यहाँ पर बताया जाना चाहिए। इसके साथ ही एंड डिफाइन दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और वो जो एंटिटी होती है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि एयर कार्गो के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी यहाँ पर डिफाइन किया जाना चाहिए कि क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या क्या उसको करना पड़ता है। एयरपोर्ट पर जो भी एयर कार्गो एंड मेल होते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को इसके बारे में यानी कि इसी सेक्शन में डिफाइन करना चाहिए एयर कार्गो एंड मेल के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। आगे है दिस पॉलिसी स्टेटमेंट शुड बी रिप्रोड्यूस्ड इन दिस सेक्शन, यानी कि ये जो पॉलिसी होती है हमारी एयरपोर्ट पर जो एयर कार्गो होती है उसको सिक्योर करने की, उसकी सिक्योरिटी की, तो ये जो पॉलिसी है इसकी स्टेटमेंट को इसी सेक्शन में रिप्रोड्यूस करना चाहिए। सामान्यतः ये जो पॉलिसी है वो सप्लाई चेन सिक्योरिटी मेजर के बीच में अंतर स्पष्ट करती है, यानी कि एयरपोर्ट पर जो हमारा सप्लाई चेन सिक्योरिटी मेजरमेंट होता है उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है उसको इस पॉलिसी के बारे में पता किया जा सकता है। और ये जो हमारा सप्लाई चेन सिक्योरिटी मेजर होता है ये रेगुलेटेड एजेंट प्रोग्राम के थ्रू कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, कार्गो टर्मिनल ऑपरेटर और एयरपोर्ट ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इम्प्लीमेंट भी करता है। यानी कि एयरपोर्ट पर जो हमारा सप्लाई चेन सिक्योरिटी मेजरमेंट होता है इसकी जो पॉलिसी होती है उसको यहाँ पर डिफाइन किया जाना चाहिए, और ये जो पॉलिसी होती है यानी कि सप्लाई चेन सिक्योरिटी मेजर की, इसी के अंतर्गत जो हमारा रेगुलेटेड एजेंट प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम के थ्रू हमारा जो सप्लाई चेन सिक्योरिटी मेजर होता है ये एयरपोर्ट पर जो भी कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट
ऑपरेटर होते हैं, जो भी कार्गो टर्मिनल ऑपरेटर होते हैं और जो भी एयरपोर्ट ऑपरेटर होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इम्प्लीमेंट करती है। यानी कि जो भी हमारे ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट के ऑपरेटर हों, चाहे वो कार्गो टर्मिनल के एयर ऑपरेटर हों या फिर एयरपोर्ट के ऑपरेटर हों, उनकी जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनको डिफाइन करता है और उनको एयरपोर्ट पर इम्प्लीमेंट भी करता है। अगला सेक्शन है सेक्शन 4.53। If the airport is responsible for screening or other security measures related to cargo and mail, then these should be described here. If another entity such as the commercial air transport operator, regulated agent and or known shipper या फिर consignor is responsible for cargo या mail related security measures, then these responsibilities may be referred to in this section. इसका मतलब ये है कि अगर कार्गो और मेल से रिलेटेड जो भी सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं और इनकी जो स्क्रीनिंग होती है, इसके लिए अगर एयरपोर्ट रिस्पॉन्सिबल है तो इसी सेक्शन में इसके बारे में डिस्क्राइब किया जाना चाहिए। कहने का क्या मतलब है कि जो हमारे कार्गो या फिर मेल होते हैं एयरपोर्ट पर, उनसे रिलेटेड जो भी सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, यानी कि कार्गो से रिलेटेड जो सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं और उनकी स्क्रीनिंग से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होते हैं, अगर इन सब के लिए हमारा एयरपोर्ट रिस्पॉन्सिबल है तो इस सेक्शन में उस एयरपोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताया जाना चाहिए कि एयरपोर्ट किस तरीके से एयर कार्गो और मेल की स्क्रीनिंग करेगा, किस तरीके से उनकी सिक्योरिटी करेगा, किस तरीके से उनकी प्रोटेक्शन करेगा। लेकिन अगर कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर या फिर रेगुलेटेड एजेंट या फिर शिपर या कंसाइनर जैसे अन्य एंटिटीज़ कार्गो या मेल की स्क्रीनिंग और सिक्योरिटी मेजर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं तो इसी सेक्शन में उनको भी डिस्क्राइब किया जाना चाहिए। कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा एयरपोर्ट पर एयर कार्गो और मेल होता है, अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि उसकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी स्क्रीनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर एयरपोर्ट की होती है तो इसके बारे में यहाँ पर डिफाइन किया जाना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया जाना चाहिए। लेकिन अगर इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि स्क्रीनिंग और सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर की होती है या फिर अगर किसी रेगुलेटेड एजेंट की होती है या फिर किसी शिपर की होती है या फिर किसी कंसाइनर या इनके जैसी किसी भी अन्य ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी अदर एंटिटी की होती है तो उस एंटिटी की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया जाना चाहिए कि किस तरीके से वो जो संस्था है, वो जो एंटिटी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो एयर कार्गो और मेल की स्क्रीनिंग करेगी और किस तरीके से उनकी सिक्योरिटी करेगी, किस तरीके से उनकी प्रोटेक्शन करेगी। इन सब के बारे में इसी सेक्शन में बताया जाना चाहिए। अगला सेक्शन है सेक्शन 4.54। इफ एंटिटीज अदर देन द एयरपोर्ट ऑपरेटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्गो एंड मेल सिक्योरिटी मेजर्स देन ए समरी ऑफ द फॉलोइंग में बी इंक्लूडेड इन दिस सेक्शन। इसका मतलब यह है कि जो हमारा सेक्शन 4.54 है, इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर एयरपोर्ट ऑपरेटर के अलावा कोई भी अदर एंटिटी कार्गो या मेल की सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है तो उससे रिलेटेड इन बातों को यहाँ पर इंक्लूड किया जाना चाहिए इस सेक्शन में। इसका मतलब यह है कि जैसे हमने अभी पिछले सेक्शन में पढ़ा कि एयरपोर्ट पर जो एयर कार्गो और मेल होते हैं उनकी स्क्रीनिंग के लिए और उनकी सिक्योरिटी के लिए जो एयरपोर्ट होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है और उसी की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनको उस सेक्शन में डिस्क्राइब किया जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई अदर एंटिटी, जैसे अगर हमने बात किया था किसी एक कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर के बारे में, यानी कि अगर कोई भी कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर एयरपोर्ट के एयर कार्गो और मेल के लिए उसकी स्क्रीनिंग और सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या फिर अगर कोई रेगुलेटेड एजेंट उनकी स्क्रीनिंग और सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या फिर कोई शिपर या फिर कंसाइनर या कोई अदर एंटिटी या फिर कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन एयरपोर्ट पर एयर कार्गो और मेल की स्क्रीनिंग और सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो उससे रिलेटेड कुछ ऐसी बातें हैं जिनको यहाँ पर बताया जाना चाहिए। और सेक्शन 4.54 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पॉइंट्स के बारे में बताया गया है और ये सातों पॉइंट इसी सेक्शन में डिस्क्राइब किए जाने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम इन सातों पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है हमारा सोर्स गिविंग लीगल अथॉरिटी फॉर सिक्योरिटी मेजर्स। इसका मतलब यह है कि जो भी संस्थाएं होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो एंटिटीज़ होती हैं, यानी कि एयरपोर्ट के अलावा जो कोई ऐसी संस्था होती है जिसके पास एयर कार्गो और मेल
की स्क्रीनिंग और सिक्योरिटी करने की अथॉरिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वहाँ पर उसका जो सोर्स होता है, जो स्रोत होता है उस लीगल अथॉरिटी की, उसको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाना चाहिए, उस संस्था को, उस ऑर्गेनाइजेशन को, कि किस तरीके से वो एयरपोर्ट के एयर कार्गो और मेल की स्क्रीनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और किस तरीके से उसके पास अथॉरिटी है। तो यही कहा जा रहा है सोर्स गिविंग लीगल अथॉरिटी फॉर सिक्योरिटी मेजर्स, यानी कि सिक्योरिटी मेजर्स के लिए जो भी लीगल अथॉरिटी होती है वो कहाँ से दी गई है, किस तरीके से उसको दिया गया है, उसके बारे में यहाँ पर बताया जाना चाहिए और उसकी सारी डिटेल, सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें प्रोवाइड किए जाने चाहिए। दूसरा पॉइंट है लोकेशंस एंड आवर्स ऑफ ऑपरेशन वेयर कार्गो में बी प्रोसेस्ड एट द एयरपोर्ट। इसका मतलब यह है कि एयरपोर्ट पर जिस भी स्थान पर कार्गो को प्रोसेस्ड किया जाएगा उसकी सिक्योरिटी के लिए इसके बारे में बताया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि एयरपोर्ट पर जो भी प्लेस होता है, किस स्थान पर एयर कार्गो और मेल की स्क्रीनिंग की जाएगी, किस स्थान पर एयर कार्गो और मेल की सिक्योरिटी की जाएगी और किस स्थान पर उनको प्रोसेस्ड किया जाएगा, उस प्लेस के बारे में, उसकी लोकेशन के बारे में इस सेक्शन में बताया जाना चाहिए कि किस लोकेशन पर, किस प्लेस पर, एयरपोर्ट पर एयर कार्गो और मेल की सिक्योरिटी और स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके साथ ही आवर्स ऑफ ऑपरेशन, यानी कि एयर कार्गो और मेल का संचालन कितने घंटे किया जाएगा, यानी कि उनकी जो समयावधि है, जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितनी है, इसके बारे में भी यहाँ पर बताया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है लिस्ट ऑफ ऑल मेजर कार्गो हैंडलर्स, यानी कि जितने भी कार्गो हैंडलर्स होते हैं एयरपोर्ट पर उन सभी की एक लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड की जानी चाहिए। एयरपोर्ट पर जितने भी मेजर कार्गो हैंडलर्स होते हैं उन सब की लिस्ट, यानी कि उन सब का नाम, उन सब का एड्रेस और उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटीज़ के बारे में यहाँ पर एक लिस्ट तैयार करके बताना चाहिए। और चौथा पॉइंट है कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि एयरपोर्ट पर जो एयर कार्गो और मेल होता है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जो स्क्रीनिंग और सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर वो किसी कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर के पास में है तो वो जो कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है उसकी क्या क्या स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी उनके बारे में यहाँ पर बताया जाना चाहिए। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि कई सारी ऑर्गेनाइजेशन, कई सारी एंटिटीज़ होती हैं जिनके पास एयरपोर्ट पर एयर कार्गो और मेल की सिक्योरिटी और स्क्रीनिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी होती है। उसमें हमने कई सारे के बारे में पढ़ा था, जैसे वो कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर हो सकता है, या फिर किसी प्रकार का कोई रेगुलेटेड एजेंट हो सकता है, कोई शिपर हो सकता है, या फिर कोई कंसाइनर हो सकता है। इनके जैसी कई सारी एंटिटीज़, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन के पास एयर कार्गो और मेल की स्क्रीनिंग और सिक्योरिटी की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अगर किसी भी कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर के पास इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि एयर कार्गो और मेल की स्क्रीनिंग और सिक्योरिटी करने की, तो उसकी क्या क्या स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी उनके बारे में यहाँ पर बताया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा पांचवा, रेगुलेटेड एजेंट प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोसेसेस, यानी कि जो भी हमारा रेगुलेटेड एजेंट होता है उसका जो प्रोग्राम होता है, जो रेगुलेटेड एजेंट प्रोग्राम हम जिसको कहते हैं, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं और क्या उसका प्रोसेस, क्या उसका प्रोसीजर होता है एयर कार्गो और मेल को सिक्योरिटी और उसकी स्क्रीनिंग करने के लिए। तो जो भी रेगुलेटेड एजेंट होते हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर के बारे में कि उसकी जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उसको यहाँ पर डिस्क्राइब करना चाहिए। इसी तरीके से जो रेगुलेटेड एजेंट प्रोग्राम होता है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं और क्या उसका प्रोसेस होता है, किस तरीके का उसका प्रोसीजर होता है, उसको भी यहाँ पर डिस्क्राइब करना चाहिए। छठा पॉइंट है हमारा द क्राइटेरिया फॉर नॉन शिपर्स आर कंसाइनर्स एज रिक्वायर्ड बाय रेगुलेशंस एंड द NCASP। इसका मतलब ये है कि जो NCASP है और जो भी रेगुलेशंस होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार शिपर और कंसाइनर के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है। यानी कि जैसे हमने पीछे पढ़ा कि कमर्शियल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, रेगुलेटेड एजेंट या फिर शिपर या कंसाइनर एयरपोर्ट पर एयर कार्गो और मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकते हैं, एयर कार्गो और मेल की स्क्रीनिंग और सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी अथॉरिटी ले सकते हैं। तो हमने पढ़ा कि इस सेक्शन में, यानी कि जो सेक्शन 4.54 है, इसमें अगर कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है उसके पास अगर एयर कार्गो और मेल की सिक्योरिटी और स्क्रीनिंग की अथॉरिटी है तो उसकी जो जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी उसको यहाँ पर डिस्क्राइब करना चाहिए।
इसके बाद हमने 5वें पॉइंट में पढ़ा था कि अगर कोई रेगुलेटेड एजेंट प्रोग्राम है तो उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है और जो प्रोसेस प्रोसीजर होता है उसको यहाँ पर डिस्क्राइब करना चाहिए। और अब हम पढ़ रहे हैं कि अगर किसी प्रकार का कोई शिपर या फिर कोई कंसाइनर जिसके पास एयर कार्गो और मेल की सिक्योरिटी और स्क्रीनिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी है तो उसका क्या क्राइटेरिया होता है, क्या रेगुलेशंस होते हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर डिस्क्राइब करना चाहिए। यानी कि NCASP और रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट के अनुसार जो भी हमारी रूल्स होते हैं, जो रेगुलेशंस होते हैं, उनके अनुसार जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं उनके अनुसार जो शिपर या फिर कंसाइनर होता है उसके लिए क्या क्राइटेरिया निर्धारित किया जाता है कि किस तरीके से वो एयरपोर्ट पर एयर कार्गो और मेल की सिक्योरिटी या फिर उसकी स्क्रीनिंग करेगा, उस क्राइटेरिया के बारे में इसमें बताया जाना चाहिए। और सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा द सिक्योरिटी मेजर्स फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ कार्गो, यानी कि कार्गो के ट्रांसशिपमेंट के लिए जो भी सिक्योरिटी मेजरमेंट्स होते हैं उनको भी यहाँ पर डिस्क्राइब करना चाहिए। तो ये था हमारा, अभी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पढ़ा एयर कार्गो और मेल की, कि एयर कार्गो और मेल की स्क्रीनिंग और सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसके पास हो सकती है। तो अभी तक हमने केवल इतना पढ़ा कि अगर कोई एयरपोर्ट है यानी कि जो एयरपोर्ट ऑपरेटर होता है या तो उसके पास एयर कार्गो और मेल की स्क्रीनिंग और सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, या फिर किसी कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर के पास इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी हो सकती है, या फिर किसी रेगुलेटेड एजेंट के पास, या फिर किसी शिपर या फिर कंसाइनर के पास, और या फिर इनके जैसी किसी भी अन्य ऑर्गेनाइजेशन और किसी भी अदर एंटिटी के पास। अगला पॉइंट है एक्सेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ एयर कार्गो एंड मेल इन द एयर साइड, यानी कि एयरपोर्ट का जो एयर साइड एरिया होता है उसके अंदर जो एयर कार्गो और मेल होते हैं उनका एक्सेस किस तरीके से किया जाता है और उनका प्रोटेक्शन किस तरीके से किया जाता है। सेक्शन 4.55 दिस सेक्शन शुड डिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंश्योरिंग दैट ओनली अथराइज्ड कार्गो एंड मेल आर परमिटेड इनटू द एयर साइड। इट शुड आल्सो डिस्क्राइब द मेजर्स टेकन टू इन्फोर्स दिस रिक्वायरमेंट। दिस सेक्शन शुड आल्सो स्टिपुलेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी for the protection of the cargo and mail once inside the airside area. Normally this will be the responsibility of the commercial air transport operator that is contracted टू ट्रांसपोर्ट इट। इसका मतलब यह है कि एयरपोर्ट पर जो एयर साइड एरिया होता है उस एयर साइड एरिया में अगर कोई भी एयर कार्गो और मेल एक्सेस किया जाता है, उसकी एंट्री होती है, तो उसका एक्सेस किस तरीके से किया जाएगा, उसका प्रोटेक्शन किस तरीके से किया जाएगा। इस सेक्शन को यह डिस्क्राइब करना चाहिए कि केवल अथराइज्ड मेल और कार्गो के पास ही एयर साइड में एंट्री करने की परमिशन होती है। इस परमिशन को इंश्योर करने की रिक्वायरमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्क्राइब करना चाहिए। यानी कि एयरपोर्ट का जो एरिया होता है, जो एयर साइड एरिया होता है, उसमें केवल और केवल जो अथराइज्ड मेल और कार्गो होते हैं उन्हीं को एंट्री करने की परमिशन होती है। यानी कि जो अनअथराइज्ड हैं, जो भी हमारे मेल या फिर कार्गो हैं या जो एयर कार्गो और मेल हैं जिनके पास अथॉरिटी नहीं है, जो अनऑथराइज्ड है, वो किसी भी एयर साइड एरिया में एंट्री नहीं कर सकते। तो इसमें यही पहले लाइन में कहा जा रहा है कि जो भी हमारे अथराइज्ड कार्गो या फिर मेल होते हैं उनके पास ही हमारे एयर साइड एरिया में एंट्री करने की परमिशन होती है। और ये जो परमिशन होती है इसको इंश्योर करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनको इसी सेक्शन में डिस्क्राइब करना चाहिए कि किस तरीके से कोई एयर कार्गो या फिर मेल एयरपोर्ट पर एयर साइड एरिया में एंट्री करने की परमिशन ले सकता है और किस तरीके से अपने को एक अथराइज्ड मेल बता सकता है। इसके साथ यहाँ पर कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट पर जो रिक्वायरमेंट होती हैं उनको इन्फोर्स करने के लिए किए गए मेजर्स के बारे में भी बताना चाहिए। इस सेक्शन में ये भी डिस्क्राइब करना चाहिए कि कार्गो और मेल की प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी एयर साइड एरिया के अंदर केवल एक बार की होती है। नॉर्मली ये उन कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जिसे ट्रांसपोर्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है। यानी कि एक बार जब कोई भी हमारा एयर कार्गो या फिर मेल एयरपोर्ट के अंदर आ जाता है, यानी कि जब एयर साइड एरिया में एंट्री कर लेता है, तो उसकी जो भी सिक्योरिटी होती है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एयरपोर्ट ऑपरेटर की हो जाती है। या फिर जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीछे हमने पढ़ा कि कई सारी एंटिटीज़, कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके पास एयर कार्गो और मेल की सिक्योरिटी और स्क्रीनिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो जिसके भी पास उसकी अथॉरिटी होगी उसकी स्क्रीनिंग और सिक्योरिटी करने की, वही एंटिटी, वही संस्था उस एयर कार्गो और मेल की
सिक्योरिटी करेगी। इसमें यह कहा जा रहा है कि ये उन कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जिसे ट्रांसपोर्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है। यानी कि एयर कार्गो और मेल को जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं किसी तरीके से किसी भी अदर एंटिटी के साथ में या फिर किसी कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर के साथ में, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है जो हमारा कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर होता है। तो कुल मिला के इसमें इतना ही कहा गया है कि एयरपोर्ट पर अगर कोई भी एयर कार्गो या मेल एंट्री करता है, किसी तरीके से एयर साइड एरिया में एंट्री करता है, तो सबसे पहले अगर वो कार्गो या फिर मेल ऑथराइज्ड है तो ही वो वहां पर एंट्री कर सकता है, तभी उसके पास एंट्री करने की परमिशन होती है। और अगर वो मेल या फिर कार्गो अनऑथराइज्ड है यानी कि ऑथराइज्ड नहीं है तो उसको एयर साइड एरिया में एंट्री करने की परमिशन नहीं होती है। और इस परमिशन को ग्रांट करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनको इसी सेक्शन में इंश्योर करना चाहिए, डिस्क्राइब करना चाहिए कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं कि किस तरीके से किसी भी एयर कार्गो और मेल के पास एयर साइड एरिया में एंट्री करने की परमिशन हो सकती है। इसके साथ ही अगर कार्गो या मेल की प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी एयर साइड एरिया में केवल एक बार की होती है, यानी कि अगर एक बार एयर साइड एरिया में कोई भी एयर कार्गो या मेल प्रवेश करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी तक होती है जब तक वो एयर साइड एरिया में है। एक बार वहां से निकल जाने के बाद दोबारा उसकी प्रोटेक्शन की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है। और इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट जब किया जाता है एयर साइड के बीच में, यानी कि जो हमारा एयरपोर्ट ऑपरेटर होता है, जो हमारा एयर कार्गो या फिर मेल होता है और जो कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर होता है, तो उसके बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर की हो जाती है। तो आज की क्लास में हमने एयर कार्गो एंड मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पढ़ा कि एयर कार्गो और मेल की सिक्योरिटी और स्क्रीनिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है, कौन सी एंटिटी या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसकी स्क्रीनिंग और सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और इसके साथ ही हमने पढ़ा कि एयर साइड एरिया में एंट्री करने के बाद एयर कार्गो और मेल की स्क्रीनिंग और सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है और उसकी स्क्रीनिंग और उसकी प्रोटेक्शन किस तरीके से की जाती है, इनके बारे में हमने पढ़ा। तीसरा पॉइंट जो सिक्योरिटी ऑफ कैटरिंग सप्लाईज एंड स्टोर्स का था, जिसको हम पढ़ने वाले थे, उसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे कि किस तरीके से एयरपोर्ट पर जो भी कैटरिंग वाले होते हैं और जो यानी कि जो कैटरिंग सप्लायर्स होते हैं और जो स्टोर्स वाले होते हैं उनकी सिक्योरिटी किस तरीके से की जाती है, उसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।